नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स रीजन्स ऑफ इंडिया बाय प्लानिंग कमीशन, भारत के संसाधन प्रदेश योजना आयोग के द्वारा पार्ट 3। योजना आयोग ने भारत के संसाधन प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया है। हिमालय एवं संबंधित पहाड़ी प्रदेश, हिमालयज एंड इट्स हिली रीजन, उत्तरी व्रत मैदानी प्रदेश, नॉर्थ ग्रेट प्लेन रीजन, प्रायद्वीपीय पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, पेनिनसुलर प्लेटो एंड हिली रीजन, पश्चिमी तटीय प्रदेश, वेस्टर्न कोस्टल रीजन, पूर्वी तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, ईस्टर्न कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स, हिमालय एवं संबंधित पहाड़ी प्रदेश, उत्तरी व्रत मैदानी प्रदेश। इनके बारे में हम जानकारी पिछले वीडियो में ले चुके हैं। आज हम करेंगे प्रायद्वीपीय पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, पेनिनसुलर प्लेटो एंड हिली रीजन। प्रायद्वीपीय पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, इस प्रदेश का विस्तार व्रत मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक पाया जाता है। इसके अंतर्गत अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, उड़ीसा की पहाड़ियां, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महादेव, सतपुड़ा की पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, उस प्रायद्वीप के पठार में उत्तरी जो अपने मैदानी क्षेत्र के दक्षिण से लेकर नीचे जो आपके नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इसके अंतर्गत अरावली प्रदेश जो राजस्थान के अंदर है, छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ के अंदर, मालवा का पठार, उड़ीसा की पहाड़ियां, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महादेव, सतपुड़ा की पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, ये सारे के सारे प्रायद्वीपीय पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। ये प्रदेश लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। योजना आयोग ने इसे 4 संसाधन विकास प्रदेशों में विभाजित किया है। पहला इन्होंने लिया है ये वाला भाग, पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। दूसरा लिया है ये वाला प्रदेश, मध्यवर्ती पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, मिड वाला मध्यवर्ती पठार तथा पहाड़ी प्रदेश। पहला जो था पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, द वेस्टर्न प्लेटो एंड हिली रीजन। दूसरा मध्यवर्ती पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, द सेंट्रल प्लेटो एंड हिली रीजन। तीसरा पूर्वी पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, तीसरा जो आ गया पूर्वी पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, द ईस्टर्न प्लेटो एंड हिली रीजन। फोर्थ पार्ट इसके अंदर आ गया ये वाला भाग, दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, द सदर्न प्लेटो एंड हिली रीजन। तो पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र है, उसको 4 भागों में इन्होंने, योजना आयोग ने इसको विभाजित किया है। जलवायु की दृष्टि से देखें तो जलवायु की दृष्टि से संपूर्ण पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। सब ट्रॉपिकल के अंदर आता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर अलग अलग पाई जाती है। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में 70 सेंटीमीटर के आसपास, मध्यवर्ती भाग में 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास, पूर्वी भाग में 120 से लेकर 170 सेंटीमीटर के आसपास, दक्षिणी भाग में 100 सेंटीमीटर एवं उत्तरी भाग में 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, तथा वर्षा का वार्षिक औसत उत्तरी भाग में 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा का वार्षिक औसत पाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो वर्षा है वो एक समान नहीं है, यहाँ पे अलग अलग औसत है, इसका अलग अलग वार्षिक औसत है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे
कम है। पश्चिमी भाग के अंदर जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो इस भाग के अंदर आपको कम पाई जाएगी। तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पे आपको अधिक वर्षा मिलेगी। ये जो तटवर्ती क्षेत्र आ गए यहाँ आपको ज्यादा वर्षा मिलेगी, लेकिन आंतरिक वाले जो भाग हैं, जो अंदर की तरफ वाले जो भाग हैं, लेकिन आंतरिक मध्यवर्ती क्षेत्र में वर्षा का औसत कम होता जाता है। वर्षा की विभिन्नता के कारण, अब जब वर्षा वहां पे अलग अलग मात्रा में पाई जाती है तो अंडरस्टूड है कि वहां की जो वनस्पति है वो भी अलग अलग पाई जाएगी। तो वर्षा की विभिन्नता के कारण वनस्पति में भी पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती है। मालवा के पठारी भाग में जो पश्चिम में स्थित है, मालवा के पठारी भाग में जो पश्चिम में स्थित है, साल, सोगन, शीशम एवं चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण के अंदर है, जो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पतझड़ वनस्पति की प्रधानता है, प्रमुखता है। पहाड़ी क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित साल, सागौन, बांस एवं सवाई घास की प्रधानता है। भारत में तो वनस्पति भी इस क्षेत्र की अलग अलग है। भारत में खनिजों की उपलब्धि की दृष्टि से दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र धनी है। जो दक्षिण पेनिनसुलर प्लेटो है, अगर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी के रूप में देखें तो वो सबसे ज्यादा रिच है। भारत में खनिजों की प्राप्ति का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। छोटा नागपुर का पठार जो इस प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है, खनिज उत्पादन एवं संचित भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिज उत्पादन एवं संचित रिजर्व्स में और प्रोडक्शन के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है। संपूर्ण भारत में उत्पादित एवं संचित लौह अयस्क का 60% कोयला का 66%, डोलोमाइट का भी लगभग 60% के आसपास संचित भंडार छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ बॉक्साइट, चूना पत्थर एवं अभ्रक के भी पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। अतः ये क्षेत्र खनिजों का संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, ये क्षेत्र छोटा नागपुर प्लेटो को हम क्या कह सकते हैं, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कह सकते हैं, खनिजों का संग्रहालय कहलाता है। पूर्वी भाग में ही उड़ीसा की पहाड़ियां स्थित है। यहाँ के लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, जिप्सम, मैग्नीज आदि खनिजों की माइनिंग की जाती है। मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र में भी पर्याप्त खनिज भंडार है। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में शीशा, जस्ता, लौह अयस्क, मैग्नीज, चूना पत्थर, संगमरमर, बुंदेलखंड से संगमरमर पर्याप्त मात्रा में इसकी उपलब्ध है। मालवा के पठारी क्षेत्र से एस्बेस्टोस, चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैग्नीज, चीनी मिट्टी तथा विद्यान प्रदेश से प्रचुर मात्रा में हीरे की माइनिंग की जाती है। दक्षिण पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज एवं बॉक्साइट खनिजों की भी माइनिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त इस भाग में जिप्सम, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट, चूना पत्थर आदि खनिज मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये प्रदेश खनिजों के संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहाड़ी एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ जल विद्युत शक्ति की उत्पादन की संभावना अधिक है। चंबल बेसिन से भी विद्युत उत्पादन की संभावना है। नदी के जल के द्वारा भूमि की सिंचाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ बेसिन, बस्तर के पहाड़ी क्षेत्र तथा कावेरी एवं तुंगभद्रा नदियों द्वारा प्राप्त जल से भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से यहाँ कपास की फसल का अधिक महत्व है। जो कॉटन कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है क्योंकि ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी की
प्रधानता है जिससे कपास का उत्पादन होता है। लावा मिट्टी की प्रधानता, लावा मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जा रही है? महाराष्ट्र में, गुजरात का भी पार्ट आ जाता है, कर्नाटक का उत्तरी भाग भी इसके अंदर है। अतः कपास का अधिकतम उत्पादन भी इसी क्षेत्र से होता है। पूर्वी भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, एलुवियल सोइल की यहाँ पे ज्यादा है। और यहाँ पर किसकी खेती होती है? चावल की खेती होती है। चावल का उत्पादन हो रहा है, चावल की खेती हो रही है। मध्यवर्ती भाग में जो इसका मिड वाला एरिया है, वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। यहाँ गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि का उत्पादन होता है। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में चाय के छोटे छोटे बागान पाए जाते हैं। जो साउथ के अंदर नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे टी प्लांटेशन काफी होता है, तो टी गार्डन्स वहां पर पाए जाते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में चाय के छोटे छोटे बागान पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी भाग में गन्ना, कपास तथा ज्वार बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तटीय क्षेत्र, नदी घाटियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। जो कोस्टल एरिया है, जो रिवर वैलीज वाला एरिया है, नदी के पास वाला एरिया है, तथा जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या डेंसली पॉपुलेटेड होगी, अधिक जनसंख्या निवास करती है। और इसके विपरीत जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो हिली एरिया है, वहां पे जनसंख्या कम निवास करती है। वहां पर वो इतनी डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है वो वाला एरिया, जितना ये नदी घाटियों वाला तटीय क्षेत्र वाला एरिया है। थैंक यू।